सभी का फिर से इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम उस चीज पर चर्चा करेंगे जो शायद अभी आपके फ्रिज में पड़ी है, दूध। लेकिन सिर्फ आप इसे पीने के लिए नहीं जानते। हम उस वैज्ञानिक प्रक्रिया को देख रहे हैं जो आप तक पहुंचने से पहले होती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला है। हम कुछ शोध और कुछ लेखों को देख रहे हैं जो दूध की जांच के मुख्य तरीकों या मिशन के बारे में हैं। कैसे मापते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। माइक्रोबियल लोड यानी बैक्टीरिया की संख्या। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुख्य बात ये लगती है कि कुल प्लेट गणना विधि टीपीसी, जिसे कभी कभी मानक प्लेट गणना भी कहा जाता है, यही है। हाँ, टीपीसी, एसपीसी, एरोबिक प्ले काउंट, ये सब लगभग एक ही मूल विचार है। और यही क्यों है, इसे मानक क्या बनाता है? खैर, ये वास्तव में अपनी सादगी में काफी सुंदर है। मूल विचार यह है कि प्रत्येक जीवित जीवाणु कोशिका या शायद उनमें से एक छोटा सा समूह, जब आप इसे सही भोजन देते हैं और एक प्लेट को कंडीशन करते हैं, तो यह एक छोटे बिंदु में विकसित हो जाएगा। आप वास्तव में देख सकते हैं एक कॉलोनी। इसलिए उन दृश्यमान कॉलोनियों की गिनती करके आपको वास्तव में एक अच्छा अनुमान मिलता है कि मूल दूध के नमूने में कितने बैक्टीरिया थे। हम इसे CFU प्रति मिलीलीटर में मापते हैं। CFU कॉलोनी बनाने वाली इकाइयां प्रति मिलीलीटर। यह मूल रूप से दूध के लिए बैक्टीरिया सेंसस है। समझ गया, एक सेंसस। मुझे वो पसंद है। तो यह व्यवहार में कैसे काम करता है, जैसे कि वास्तविक चरण क्या है? यह विस्तृत लगता है, ये है, और विवरण मायने रखता है। सबसे पहले आपको पूरी तरह से एसेप्टिक नमूना संग्रह की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है सुपर बांझ, कोई संदूषण नहीं। बिल्कुल, आप नहीं चाहते कि बाहरी बैक्टीरिया गिनती को गड़बड़ कर दे। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, अनाज कमजोर पड़ना। कमजोर पड़ना क्यों पतला? क्योंकि कच्चा दूध, विशेष रूप से यदि इसे सही तरीके से नहीं संभाला जाता है, तो इसमें प्रति मिलीलीटर लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक प्लेट पर गिनती करने के लिए बहुत अधिक, लाखों। वाह। हाँ, इसलिए आप इसे आमतौर पर 10 बार के चरणों में पतला करते हैं, जैसे 10 से 1, 100 से 1, 100 से 1, जब तक आपको एक सांद्रता नहीं मिलती है जो आपको कॉलोनियों की एक गणनीय संख्या देगी। ठीक है, ये समझ में आता है। इसे गणनीय बनाने के लिए इसे पतला करें। फिर क्या? फिर आप पो प्लेट तकनीक का उपयोग करते हैं। आप अपने डिल्यूटेड दूध के नमूने की एक सटीक मात्रा लेते हैं और आप इसे पिघले हुए पोषक तत्व अगर के साथ मिलाते हैं जो बैक्टीरिया का भोजन है, जिसे लगभग 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया है। गर्म, लेकिन इतना गर्म नहीं कि बैक्टीरिया को मार सके। आप इसे पेट्रा डिश में धीरे से मिलाते हैं और फिर इसे जमने देते हैं। बैक्टीरिया अब इस तरह के पोषक तत्व जेली के अंदर फंस जाते हैं और बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो आप इन प्लेटों को शायद 32 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी 37 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 48 घंटे 2 दिनों के लिए इंक्यूबेट करते हैं और फिर आप बस बिंदुओं को गिनते हैं। लेकिन एक सही जगह है। आप केवल उस जगह का उपयोग करते हैं जहां 25 और 250 कॉलोनियां हैं। वो विशिष्ट सीमा क्यों? ठीक है, 25 से कम, और यह शायद सांख्यिकीय रूप से प्रतिनिधि नहीं है। ओह, 250 से अधिक, बहुत अधिक। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने गिनती की, मैं नहीं करता। आपने 1000 में एक तनुकरण से जो प्लेट बनाई है उस पर 45 कॉलोनियां हैं। हाँ, फिर आप बस वापस गुणा करें। 45 कॉलोनियों को 1000 के तनुकरण कारक से गुणा करने पर आपको 45,000 CFU प्रति मिलीलीटर मिलता है। यह उस नमूने के लिए आपका TPC है, 45,000। ठीक है, तो ये संख्या वास्तव में हमें दूध के बारे में क्या बताती है? क्या 45,000 अच्छा है या बुरा? ओह, यही से यह वास्तव में व्यवहारिक हो जाता है। TPC संख्या स्वच्छता गुणवत्ता का प्रत्यक्ष संकेतक है। हाँ, आमतौर पर कम बेहतर है। कच्चे दूध के लिए, उदाहरण के लिए, ओह, 10,000 CFU/ml से कम वास्तव में अच्छी गुणवत्ता माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन यदि आप कच्चे दूध में 100,000 CFU/ml से अधिक की गिनती देख रहे हैं, तो इसे आमतौर पर असंतोषजनक माना जाता है। ये समस्याओं का संकेत देता है। और पाश्चुरीकृत दूध, मान लें कि यह बहुत कम होना चाहिए। ओह बिल्कुल, पाश्चुरीकरण अधिकांश बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए पाश्चुरीकृत दूध के लिए मानक बहुत सख्त हैं। अक्सर लक्ष्य 30,000 CFU/ml से नीचे होता है। कभी कभी नियमों और शेल्फ लाइफ लक्ष्यों के आधार पर कम भी होता है। इसलिए इसे अपने रसोई घर में दूध से जोड़ना, वास्तव में इन बैक्टीरिया के स्तर को ऊपर या नीचे जाने का क्या कारण है? ये सिर्फ यादृच्छिक नहीं है, निश्चित रूप से यादृच्छिक नहीं है। ये गाय से कार्टन तक की यात्रा के बारे में है। कई चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसे पशु स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। यदि किसी गाय को स्तनदाह जैसा गंभीर संक्रमण है, तो उसके दूध में जीवाणुओं की संख्या उसके स्रोत पर ही बहुत अधिक हो सकती है। ठीक है, गाय के स्वास्थ्य से शुरू होता है, ये समझ में आता है। फिर बुनियादी स्वच्छता है, गाय के पेट की सफाई, दूध देने वाले उपकरण, बड़े कारक, दूध देने वाले कर्मचारियों की स्वच्छता भी, और यहाँ तक कि पाइपों या टैंकों में छोड़े गए दूध के अवशेष भी अगर ठीक से साफ न किए जाए तो जीवाणु इंक्यूबेटर की तरह बन सकते हैं, है ना? उपकरण बेदाग होने चाहिए। और फिर पर्यावरण संदूषण सामग्री है, हवा, शायद मिट्टी, चारा, किसी तरह दूध में मिल जाना। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक, विशेष रूप से दूध देने के बाद, भंडारण और परिवहन, तापमान और समय, ठंड में परिवर्तन। बिल्कुल, जीवाणुओं को गर्मी पसंद है। कमरे के तापमान पर कुछ दूध के जीवाणु अपनी आबादी को लगभग 20 या 30 मिनट में दोगुना कर सकते हैं। वाह, इतनी तेजी से। इसलिए दूध को ठंडा रखना, लगातार ठंडा रखना, प्रसंस्करण संयंत्र तक, स्टोर तक। और आप देख सकते हैं कि कैसे गर्म मौसम, उच्च आर्द्रता जैसी चीजें इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं।
तो आप इसे लीजिए, कुल प्लेट की गिनती। ये सतही तौर पर आसान लगता है, बिंदुओं की गिनती, लेकिन ये दूध के सफर और रास्ते में बढ़ती गई देखभाल की पूरी कहानी बयां करता है। ये सचमुच ऐसा ही करता है। यह गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली साधन है, एक तरह से उस छिपी हुई जैविक कहानी को उजागर करता है, सचमुच एक छिपी हुई कहानी। और दूध में इस नाजुक सूक्ष्मजीव संतुलन के बारे में सोचकर यह वाकई आपको सोचने पर मजबूर करता है ना, कि और कौन से रोजमर्रा के खाने या यहाँ तक की आदतों में ऐसी जटिल छिपी हुई जैविक कहानियां हो सकती हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है।